हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, प्रवक्ता चयन परीक्षा नागरिक शास्त्र का सिविक्स का ये पेपर है और हल प्रश्न पत्र है जो 2 फरवरी 2016 को हुआ था। और इसके मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था जिसमें कि 50 क्वेश्चन डाल दिए थे और ये पार्ट 2 है जिसमें कि जो भी क्वेश्चन बचे हुए मैं इसमें कंप्लीट करा रही हूँ। 75 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करिए, लाइक कर दिया करिए। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है हमें कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ वीडियो लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। बाकी वैसी कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए। ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम होने की पूरी संभावना है। देखिए अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो एग्जाम जरूर हो जाएंगे अगस्त में। और हो सकता है जरा हमारा लेट हो तो सितंबर हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता। तो आप मान के चलिए कि अगस्त में एग्जाम होंगे, उस हिसाब को आपको अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में? अरस्तु को, लॉ को, प्लेटो को, जेम्स मिल को? तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसमें सी, प्लेटो को जाना जाता है। प्लेटो को स्वप्न लोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। और प्लेटो को प्राचीन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको किसी वीडियो में बताया भी होगा कि ये प्लेटो को राजनीतिक विचारक का पिता भी माना जाता है प्लेटो को। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रिपब्लिक है। और प्लेटो कौन था? सुकरात जो था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो। और इसका जो है शिष्य तथा अरस्तु का ये गुरु था, तो इसका शिष्य अरस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, या लोहिया, या रूसो? तो 52 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है, जो है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसान है जो पेपर आया हुआ है, और लेकिन काफी क्वेश्चन अच्छे हैं और हार्ड भी हैं, तो इसलिए सब कुछ आपको इसी हिसाब से तैयारी आपको करनी है। तो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय विचारकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई? अनुच्छेद 18, 19, 20, 21? तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं नागरिकों को। ठीक है, यह है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर? तो राइट आंसर हमारा है उपराष्ट्रपति। जो होता है वो जो है ये क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनकी भूमिका जो है निभाता है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 66। ठीक है, 66 अनुच्छेद है जो उसके द्वारा जो है अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है देखिए 2016 में। तो ये जैसा कि आप जानते हैं मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का नेता, लोकसभा का नेता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री? तो 57 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स लॉर्ड चांसलर, ए, लॉर्ड चांसलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? तो सीनेट की अध्यक्षता करने वाला
पदेन अधिकारी है, हमारा राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उसी तरीके सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन सभापति अधिकारी जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान की भांति अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद के किसी कार्य का महत्वपूर्ण वर्णन नहीं है, और राष्ट्रपति पर रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति क्या है, पद जब रिक्त होता है राष्ट्रपति का तो भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो अमेरिका में भी यही है, सीनेट की अध्यक्षता करने का पद जो अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति प्रदान करता है विदेश नीति को अंतिम रूप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो कौन देता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38 या 49 या अनुच्छेद 48? तो इसमें हमारा राइट आंसर 60 क्वेश्चन का अनुच्छेद 39 यानी अनुच्छेद 39। तो ये प्रधानमंत्री को विधायिका में जो है विधायी पहल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड? तो एकल दल प्रणाली क्या है? एकल दल प्रणाली के लिए कौन जो है एक उदाहरण है? अमेरिका है, चीन है, भारत है या इंग्लैंड है? तो राइट आंसर क्या है हमारा? चीन। एकल दल प्रणाली के लिए चीन एक उदाहरण है। चीन में एक दलीय प्रणाली की स्थापना की गई है, इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली की स्थापना की गई है। जबकि भारत में आप जानते हैं कि भारत में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत सारे दल होते हैं, लेकिन चीन में सिर्फ एक दल है और अमेरिका और इंग्लैंड में 2 दल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? युद्ध है, शांति है, सहसंबंध है, तटस्थीकरण है। तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? 62 का हमारा राइट आंसर है सी, सहसंबंध। क्या है? सहसंबंध है। शक्ति संतुलन जो है व्यवस्था के अंतर्गत संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है सहसंबंध। शक्ति संतुलन के लिए एक दूसरे देशों का सहयोग क्या है? वह अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे व्यवस्थित है? शक्ति का संतुलन या राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून या निःशस्त्रीकरण? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, शक्ति का संतुलन। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा में सबसे अधिक व्यवस्थित है शक्ति का संतुलन। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरे को समझाने की कला क्या है? 64 क्वेश्चन हमारा जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सहायता, प्रचार प्रसार? तो 64 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी, प्रचार प्रसार। क्या है? लक्ष्यों और उद्देश्यों और साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो है प्रचार प्रसार। ठीक है, इसमें क्या है कि दूसरों को समझाने की जो कला सुरक्षित होने के लिए जरूरी क्या होता है? वह प्रचार प्रसार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की? डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है 65 का बी, चार्ल्स मेरियम। कौन था? चार्ल्स मेरियम। शिकागो स्कूल जिसमें महत्वपूर्ण आंदोलन भूमिका अदा की थी उसकी स्थापना चार्ल्स मेरियम ने की थी, और चार्ल्स मेरियम और लासवेल दोनों राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है, सबसे बड़ा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, अंतरराष्ट्रीय परिषद है या सामान्य सभा है? तो ये कौन है? 66 का हमारा राइट आंसर है डी, सामान्य सभा। ठीक है, सामान्य सभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार एटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एटलांटिक चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को, कब की बात है? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है,
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं जिसमें सामान्य सभा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, 19 सितंबर को, 12 दिसंबर को या 12 सितंबर को। 67 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, यानी 12 सितंबर। निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगम उपागम, उपागम या निर्गत उपागम। ठीक है, व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम या आगम उपागम या निर्गत उपागम। तो इसमें 68 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स बी, व्यवहारवादी उपागम। तो मानव संबंध आंदोलन को स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, मानव संसाधन प्रबंधक। तो 69 का राइट आंसर है हमारा ए, मुख्य कार्यकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 क्वेश्चन, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम, मंडल। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, सार्वजनिक निगम। जब सरकार आर्थिक और वित्तीय, ठीक है, आर्थिक और वित्तीय व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से समान रूप से स्थापित किया जाता है सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। जबकि विभाग क्या है? कंपनी और मंडल का इससे कोई भी संबंध नहीं है। सार्वजनिक निगम सभी प्रकार की सेवाओं को जनता के लिए शामिल किया जाता है निगम में। नेक्स्ट हमारा अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? एल डी वाइट, आग या हरमन फाइनर या आरजी गेटल। 71 का राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सी, हरमन फाइनर। ठीक है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों को पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को हरमन फाइनर ने परिभाषित किया है। लोक सेवा के कर्मचारी जब अस्थायी होते हैं और उनका वेतन और सुविधा निश्चित होता है तो वे काम को अधिक मन से करते हैं, क्योंकि जब वो अस्थायी होते हैं कर्मचारी तो काम को अधिक सुविधाएं भी निश्चित होती हैं, वेतन भी निश्चित होता है और वे काम को क्या करते हैं कि मन लगाकर करते हैं। 72 क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण या प्रदर्शन या योग्यता परीक्षण। तो 72 का राइट आंसर फ्रेंड्स मौखिक परीक्षण। ठीक है, ये क्या है? मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। मौखिक परीक्षण में व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब व्यक्ति को देना होता है। इससे व्यक्ति के मूल विचारों का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि मौखिक परीक्षण क्या होता है, उसमें व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और वह उसका उत्तर देता है और उससे उसके बारे में विचारों का भी पता चला लगता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का स्वभाव का पता मौखिक परीक्षण के दौरान अनुमान भी लगाया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है, ये व्यक्ति परक होता है मौखिक परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 73 क्वेश्चन, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया? प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण या सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो राइट आंसर हमारा है डी, सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि पहले से ही सेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट या घाटे का बजट। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स संतुलित बजट। तो 74 का राइट आंसर हमारा है ए, संतुलित बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 75 का हो जाएगा ए, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जो
प्रशासनिक कृत्यों निर्णयों की वैधता के निर्धारण के न्यायालयों की शक्ति की समीक्षा होती है, उसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। और भारत में न्याय करने के लिए कितने चार चार प्रकार के जो होते हैं न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। चार प्रकार के न्यायालय कौन से? जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर उसके बाद देश स्तर पर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय होता है जो राज्य स्तर पर होता है, फिर जिला न्यायालय होता है जिले स्तर पर, फिर ग्रामीण न्यायालय होता है जो निचले स्तर पर। तो ये चार प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हमारा शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? हॉब्स ने, बोधा ने, रूसो ने, अस्टिन ने। 76 का हमारा राइट आंसर है सी, ये कहा था रूसो ने। ठीक है, ये किसने कहा था? शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, न संप्रभु होती है, ये कहा था रूसो ने। नेक्स्ट हमारा 77, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को, राष्ट्र को, समाज को, या न्याय तंत्र को? तो 77 का हमारा राइट आंसर क्या है? यह है राज्य। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और गार्नर कहता है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो होता है वो क्या होता है? दोनों राज्य से होता है। तो गार्नर का कथन है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। और हीगल के शब्दों में राज्य शब्द को पहली बार मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में प्रयोग किया था। जिन लोगों ने मेरी वीडियो ये सब नहीं देखी है, जो मैंने पॉलिटिकल थिंकर से वीडियो डाली है, तो वो जरूर देखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 78, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? पितृत्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध से? राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? ठीक है, किस तरह की संप्रभुता है ये जनता को सर्वोच्च मानती? राजनीतिक संप्रभुता, या जन संप्रभुता, या कानूनी संप्रभुता, या है नाम मात्र की संप्रभुता? तो हमारा 79 का हमारा राइट आंसर है जन संप्रभुता। जन संप्रभुता क्या होती है? ये जनता को इसमें सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो उच्चतर द्वारा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है निम्नतर और ये है द्वारा। तो उच्चतर द्वारा जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है टी.एच. ग्रीन ने, प्रोफेसर हालैंड ने, बेंथम ने, जॉन ऑस्टिन ने। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, जॉन ऑस्टिन। कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित करता है जॉन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? जो शिक्षित लोगों को कौन मताधिकार देने का समर्थक है? लॉक है, रूसो है, मिल है, ग्रीन है? तो कौन है ये? मिल, जेएस मिल, जो सिर्फ शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है। मिल ने मतदान का समर्थन किया है, और जिसका अभिप्राय शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत प्राप्त होंगे। मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से किसने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? जनतंत्रवादी, तानाशाही, या उदारवादी, या धार्मिक प्रमुख? 82 का राइट आंसर हमारा है बी, तानाशाह, जो राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है राज्य को। रूसों के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति, कानून? 33 का हमारा राइट आंसर है डी, कानून। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? कानून को जाना जाता है। सामान्य इच्छा का विचार रूसों के विचारों का केंद्र बिंदु है, और रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था। रूसों के लिए कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा सामान्यतः पाई जाती है, और समुदाय के कल्याण हेतु इच्छा या स्वार्थ पूर्ति इच्छा, दो तरह की इच्छा। रूसो के बारे में मैंने जो वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, लेक्चर वीडियो, उसे आप जरूर देखें, बहुत आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी।
84 है समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना का स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा राइट आंसर है डी, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया था और इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना था इन्होंने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ये बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और रचना की गई है संविधान में, संविधान की इनके द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है अस्पृश्यता को, किताब को, प्रेस की स्वतंत्रता को और दास्ता को। तो किसको अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? और अनुच्छेद जो 17 है वह अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जिसके अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 इसमें संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन के विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 118, 19, 10, 112। तो 86 का राइट आंसर हमारा है ये अनुच्छेद 118। कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, 118। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 71, 72, 73, 74। तो कौन सा है ये अनुच्छेद जो क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को? 87 का हमारा राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 72 जो है वह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का अधिकार है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति संघ सूची या संघ शासन से संबंधित सभी विषयों पर क्षमादान दे सकता है। मृत्यु दंड से पूर्व क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही है। जैसे मृत्यु दंड किसी को दिया गया है तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है हमारा 88, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या राज्यसभा? तो 88 का हमारा राइट आंसर है बी, कॉमन सभा। ठीक है, ये निचला सदन है ब्रिटिश संसद का, कॉमन सभा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 89 हमारा है राजनीतिक दल लोगों का एक समूह जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटल ने, गार्नर ने, मैकाइवन ने, एडमंड बर्ग ने। तो 89 का हमारा राइट आंसर है डी, एडमंड बर्ग ने। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? ये एडमंड बर्ग ने दी है। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो ये हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 2। जो अमेरिकी संविधान कौन सा राष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2। ठीक है, अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है और 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके निर्माता थॉमस जेफरसन थे। ठीक है, संविधान का प्रयोग 1789 को हुआ। प्रथम राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, 5 वर्ष है, कितनी है फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि? तो राइट आंसर है डी, 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी, एमएफसी। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? एनपीसी। कौन सी संस्था है जो ये चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानती है? एनपीसी। नेक्स्ट है समृत्व से अमृत्व में निरंतर परिवर्तित होने निम्न में से क्या है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध। तो 93 का हमारा राइट आंसर है ये शक्ति का संतुलन।
शक्ति का संतुलन जो है इसे कहा जाता है कि अमृत से निरंतर परिवर्तित, समृत से अमृत में निरंतर परिवर्तित होने वाला शक्ति का संतुलन है। देश के लिए कार्य करने वालों को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से तात्पर्य किसी भी गुट में मुख्यतः सैनिक गुट शामिल न होना होता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति का संतुलन। राइट आंसर हमारा है सी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है और शक्ति संतुलन देश के हित के लिए है। सरकार ने सभी स्तर पर शक्ति का बंटवारा होता है और वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा 95, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? परिवर्तनीय हित, समान हित, पूर्व पूरक हित या विशिष्ट हित? तो कौन सा है ये? राइट आंसर है ये परिवर्तनीय हित। पर अस्थायी और दोनों हितों में उभर सकता है। विशिष्ट हित विशेष लोगों के लिए होता है, समान हित सभी के लिए समान होता है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अस्थायी नहीं होता है। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? 25, 36, 29, 39। तो कितने लोगों ने लिया था? राइट आंसर है ये 25। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, जॉर्ज और क्विन ने राष्ट्रपति हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह, सुरक्षा। तो राइट आंसर हमारा है सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन है, कितने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, संगठन, सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण क्षमता का वितरण में बांटता है? मियर शिमर, वाल्टज, स्टीफन वाल्ट, डेविड हेल्ड। तो राइट आंसर हमारा है बी, वाल्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रावधान, सहायक सेवा, निर्णय निर्माण। तो राइट आंसर क्या है हमारा? इसमें है डी, निर्णय निर्माण। 99 का हमारा क्या है? निर्णय निर्माण। ठीक है। 100 क्वेश्चन है, मुनि के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, पद सोपान। तो 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पद सोपान। क्या है ये? पद सोपान। 101 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग, अर्ध स्वायत्त विभाग। 101 का हमारा राइट आंसर है ए, सरकारी विभाग। क्या है ये? सरकारी विभाग। राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं तो सरकारी विभाग होता है। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? 1984, 1884 में, 85 में, 86 में, 87 में? तो 102 का हमारा राइट आंसर फ्रेंड डी, 1887 में। नेक्स्ट है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, चेक करने के बावजूद भी। तो यह प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये है। तो क्या है? आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी, उन्नत प्रणाली भी। तो 103 का हमारा राइट आंसर है बी, पदोन्नत प्रणाली भी। तो पदोन्नत प्रणाली भी कहा जाता है आंतरिक से भर्ती की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश परीक्षण, उन्मुखीकरण परीक्षण प्रशिक्षण। तो राइट आंसर है पूर्व प्रवेश परीक्षण। सेवा में प्रवेश करने से जो पहले प्रशिक्षण होता है उसे
पूर्व प्रवेश परीक्षण कहता है, और इससे पहले कहा जाता है, और इससे पहले एक क्वेश्चन था जो सेवाकालीन, तो सेवा में रहते हुए। ठीक है, 105 क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। अनुशासन, मनोबल, पद सोपान, दृढ़ निश्चय। तो 105 का हमारा राइट आंसर है बी, सिविल सेवकों को मनोबल है, सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिभूत और दृष्टिकोण को मनोबल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, मनोबल द्वारा। नेक्स्ट है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित, प्रश्नोत्तर घंटा या शून्यकाल चर्चा। तीसरा राइट आंसर है प्रश्नोत्तर घंटा, यानी प्रश्न पूछा जाता है, उसके सवाल जवाब किए जाते हैं, यह है प्रश्नोत्तर घंटा, जो प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ आरंभ और अंत होता है? गार्नर ने, आर्य ढाल ने, गैरिज ने, हेराल्ड लासवेल ने। तो 107 नंबर का जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके राइट आंसर है, ये किसने कहा है? ये कहा है गार्नर। राइट आंसर हमारा है गार्नर। ठीक है, JW गार्नर इनका नाम है, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में पुस्तक में कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ठीक है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो हमारा राइट आंसर है डी, संप्रभुता। कौन सा तत्व है जो सर्वोच्च शक्ति है? ये भी संप्रभुता मैंने पढ़ा हुआ, उसमें बताया है मैंने, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति होती है, किसी भी राज्य के लिए आवश्यक और जो है महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो 109 का हमारा राइट आंसर है सी, विकासवादी सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत, इसे कहते हैं विकासवादी सिद्धांत को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहार आदि उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन था? कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन, एमिल बोरेल। तो 110 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, डेविस ईस्टन। ठीक है, डेविस ईस्टन। 111, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्र सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? बहुलवाद, अराजकतावाद, नाजीवाद, उदारवाद। तो 111 का हमारा राइट आंसर है ए, बहुलवाद सिद्धांत। क्या है ये? बहुलवादी सिद्धांत है, जो बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्र के सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है, इसके विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में इसका विकास हुआ था, और इसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है। तो जो बहुलवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आज्ञा पालन कराने की जो शक्ति होती है एक जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि अनेक समूहों में वह बिखर जाती है। नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता। तो इसका हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, प्राकृतिक समानता। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो इसका क्या अर्थ है? प्राकृतिक समानता। और किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में, अभिजात तंत्र में। तो इसमें 113 का, जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ आंसर समझ में आ जा रहा है, तो यह जनतंत्र, जो जनता में निहित होती है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? ठीक है, कौन सा अंग नहीं है? राजा भी है, पुरोहित, अमात्य, कोष। तो इसमें कोष भी है, अमात्य भी है। तो 114 जो है क्वेश्चन नंबर, उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरोहित। यानी जो पुरोहित होता है वो मनु के अनुसार पुरोहित राज्य का अंग नहीं है। और 7 अंग हैं इसमें, सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजा, अमात्य और कोष को सम्मिलित किया जाता है, और पुरोहित राजा को शिक्षा या सलाह दे सकता है। यानी पुरोहित जो होता है वो शिक्षा या सलाह दे सकता है, लेकिन वो अंग नहीं होता है पुरोहित। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा मनोज। राइट आंसर हमारा ये, जयप्रकाश जो नारायण थे वो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से
प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? 14, 15, 16 अनुच्छेद कौन सा है? 17। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा 116 का सी। अनुच्छेद जो 16 है वह सार्वजनिक सेवाओं में है अवसर की समानता प्रदान करता है, सभी को एक समान अवसर इसके अनुसार दिया जाता है। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, किसी जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मौलिक अधिकार के जो मैंने पार्ट है, चैप्टर है, वो मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी तरीके से करवाया हुआ शुरुआत में ही, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, उसे आप जरूर देख लें। पूरा मौलिक अधिकार के जो भी आप वो है सब इसमें क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर वीडियो डाला है। तो भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? भाग 3 में, 4th ए में और 5th ए में या 6 में? तो ये है हमारा राइट आंसर 117 का बी। ठीक है, यह है बी, 4th ए में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत राज्य संघ कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और तीनों सेवाओं को प्रधान सेनापति होगा, तीनों सेवाओं का। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो है योग्यता का, राष्ट्रपति का पद और योग्यता का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में। तो कहाँ पे हुआ था ये? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120। यह है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है संसद को भारतीय संसद, संघीय संसद, डायट, कांग्रेस। तो ये जाना जाता है 120 का हमारा राइट आंसर है डी, कांग्रेस को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों से मिलकर होता है, और प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, और सदन के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होनी चाहिए, परंतु वह कम से कम 7 वर्ष तो अमेरिका में लगातार रह रहा हो। सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 435, 545 या 200? तो ये सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या 100 यानी 100। नेक्स्ट है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज। 122 का हमारा राइट आंसर है डी, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह, ठीक है, की विशेषता नहीं है? लॉबिंग, हित संवरण, राजनीतिक नेताओं का प्रभावित करना, चुनाव में सहभागी होना। तो दबाव समूह जो है 123 का हमारा राइट आंसर है। कौन सा इसमें दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो इसमें डी जो है चुनाव में सहभागी होना, यह नहीं है सहभागी होना। बाकी ये भी है, हित संवरण भी है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना भी दबाव समूह में आता है। दबाव समूह की विशेषता में लॉबिंग, हित संवरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना है। और एक व्यक्ति कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति केवल एक ही दल का सदस्य हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, ये चीज आपको अंदर ध्यान रखना है। लेकिन एक व्यक्ति कई जो है दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक दल का ही एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के लिए तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो ये किया है क्विंसी राइट ने, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने, एनजे स्पाइकमैन ने, लॉर्ड कास्लेरी ने। तो हमारा राइट आंसर है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है बी।
नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स ये 125 125 क्वेश्चन आपके आएंगे पीजीटी के एग्जाम में। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? अर्नेस्ट बी हैस, मार्गेंथ्राउ, थॉमस एम्पकिंसन या और गेंसकी। तो हमारा 125 का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, मार्गेंथ्राउ। ठीक है, लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? ये किया था मार्गेंथ्राउ ने। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 125 क्वेश्चन, और फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन डाले थे, इसमें 75 क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।